आज की इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज को समझते हैं। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग किसी भी नंबर या टर्म्स को एक स्पेसिफिक रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंगली जब अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जब भी किसी भी नंबर या टर्म को एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस जो होता है दो तरह का होता है। सीक्वेंस कैसा होता है, दो तरीके का। एक होता है आपका मैथमेटिकल रूल के बेसिस पे, एक होता है आपका लॉजिकल रूल के बेसिस पे। एक होता है मैथमेटिकल रूल और एक होता है लॉजिकल रूल, या जिसको इनफाइनाइट फाइनाइट भी बोला जाता है। जैसे मैथ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रूल और एक तो ये, और बेस्ड ऑन लॉजिकल, दो तरीके का हो गया। ठीक है, लॉजिकल रूल और मैथमेटिकल रूल। अब मैथमेटिकल रूल में ऐसा होता है, जैसे लिखते हैं ना 5, 9, 13, 17 ऐसे लिख दिए, या 3, 6, 9, 3, 6, 9। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा है, यहाँ पे हर में क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे +3 का सीक्वेंस है, यहाँ पे +4 का सीक्वेंस है। तो ये हो गया मैथमेटिकल रूल के बेसिस पे सीक्वेंस। लॉजिकल रूल के हिसाब से जैसे 1, फिर इसके बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये भी मेरा क्या है, एक सीक्वेंस है। ये भी मेरा क्या है, एक सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें ये लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी लॉजिक है। इसमें लॉजिक क्या है कि हर जो दूसरा नंबर आएगा उसमें उसके बाद वाले डिजिट को ऐड करना है। जैसे 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो दूसरा नंबर हो गया 12। फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो तीसरा नंबर हो गया 123। फिर 3 के बाद क्या आता है 4, तो चौथा नंबर क्या आ जाएगा 1234। समझ में बता रहे हैं, मतलब इसमें हर एक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम लोग को जो है मैथमेटिकल रूल के बेसिस पे सीक्वेंस को समझना है। और मैथमेटिकल रूल के बेसिस पे भी ये दो तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मतलब ऐसे सीक्वेंस जिसमें टर्म्स क्या हो, काउंटेबल, यानी जिसमें टर्म्स लिमिट में हो, लिमिटेड टर्म्स हो, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स ना हो, काउंटेबल टर्म्स हो, तो उनको हम लोग फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। और इनफाइनाइट जिसमें टर्म्स क्या हो, काउंटेबल नहीं हो, यानी अनलिमिटेड टर्म्स हो उसमें, समझ में बताइए, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सीक्वेंस को हम लोग डिनोट करते हैं an से। an याद है, सीक्वेंस को हम लोग an से डिनोट करते हैं। कितना बात हुआ सीक्वेंस का। अब जानते हैं सीरीज क्या होता है। जब सीक्वेंस जो भी लिखा है ना, ये जो मैथमेटिकल रूल के बेसिस पे जो सीक्वेंस लिखा है, इसी में क्या करो, बस ऐड को जोड़ दो, यानी 5, 9, 13, 17 ये लिखा हुआ है सीक्वेंस। इसमें क्या करेंगे, बस ऐड लगा देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाता है, ये मेरा हो जाता है सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज। यानी जब भी सीक्वेंस को ऐड करते हैं, सीक्वेंस के जो भी टर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, सीरीज। सीरीज का नोटेशन कैसा होता है, सीरीज का नोटेशन ऐसा होता है, इसको हम लोग सीरीज का नोटेशन बोलते हैं। यानी कि सीरीज को कैसे डिनोट किया जाता है, तो इस तरीके से, और सीक्वेंस को इस तरीके से। सीरीज 3 तरह का होता है, एपी, जीपी और एचपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि पढ़ना है, और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं एपी को। एपी का जो जनरल टर्म था वो होता था an = a + n - 1 × d। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या था, एपी का जनरल टर्म था, जिसमें ये d क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, a क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था, a क्या होता था आपका फर्स्ट टर्म होता था, a क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था, और an क्या होता था, nth टर्म होता था। इतना हम लोग को पता है। इसमें हम लोग ये भी जानते थे कि अगर लास्ट टर्म से हम लोग को निकालना हो, अगर लास्ट टर्म से हम लोग को nth टर्म फाइंड करना हो, तो केवल इस a की जगह पे क्या करते थे, a की जगह पे l - n - 1 × d कर देते थे, जहां पे ये l क्या होता था, लास्ट टर्म होता था, ये l क्या होता था, लास्ट टर्म होता था। शुरुआत से जो mth टर्म है, यानी mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टुवर्ड्स nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी am + an = इसको ऐसे समझते हैं। एक चीज और इसमें हम बताए थे कि mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी लास्ट से nth टर्म और शुरुआत से mth टर्म और लास्ट से nth टर्म, उन दोनों का जो सम होगा tm + tn = वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म और
टर्म के सम के बराबर होगा। इस चीज को समझ में आया? शुरुआत से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म दोनों का जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म और nth टर्म के सम के बराबर होगा। ये चीज एक जानते हैं। फिर इसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर 3 नंबर एपी में हो तो उसको लिखते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 नंबर एपी में हो, 4 नंबर एपी में हो, 5 नंबर एपी में हो, तो वो सारा चीज भी हम लोग जानते हैं। a माइनस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d है तो है। और अगर 4 नंबर एपी में हो तो कैसे लिखते थे? a माइनस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये चीज समझ में आया। और जब सम वाला भी एक आता था, सम ऑफ nth टर्म, तो nth टर्म का सम कैसे निकालते थे? n/2 सम ऑफ nth टर्म क्या होता था? n/2 a प्लस l। यानी यहाँ पे ये l क्या होता था? लास्ट टर्म, यही वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? l। तो इसका फॉर्मूला एक और होता था, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। या इस l को हम लोग जो है a n से भी डिनोट करते थे। n क्या है? तुम्हारा लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। एक चीज और हम लोग पढ़ते थे, अरिथमेटिक मीन। ये क्या पढ़ते थे हम लोग? अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता था? अगर जो है a b, अगर ये तीनों टर्म्स किस में है? एपी में है। अगर ये तीनों टर्म्स किस में है? एपी में है। तो यहाँ पे मेरा a का वैल्यू होता था a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, जहाँ पे a क्या होता था? मेरा अरिथमेटिक मीन होता था। लेकिन अगर हमको मतलब a और b के बीच में a मेरा क्या होता था? अरिथमेटिक मीन होता था। लेकिन अगर हमको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना हो a और b के बीच में, मतलब एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन को अगर इंसर्ट करना हो किसके बीच में? a और b के, तो उसको कैसे करते हैं? जैसे सपोज करते हैं कि a के बाद a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an और इसके बाद b। अब इसमें जो है ये पूरा टर्म मेरा किसमें है? एपी में है। इस पूरे टर्म मेरा क्या है? एपी में है। तो अब यहाँ पे a1, a2, a3, a4, an को कैसे निकालेंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है? b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और जैसे अगर हमको a1 निकालना है तो ये चीज हम लोग को पता चल गया कॉमन डिफरेंस कि b में से a को घटा देंगे और जिस टर्म का निकालना होगा उस टर्म का, ये मेरा क्या हो गया? n का वैल्यू, ये मेरा क्या है? n। तो अगर हमको निकालना है an, तो a प्लस एन डी। समझने बात है? जैसे हमको निकालना है कि ये मेरा कौन सा अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब a2 जो होगा वो मेरा अरिथमेटिक मीन है, तो कौन सा है? तो इसका वैल्यू सबसे पहले d निकालते हैं। तो d क्या हो जाएगा? b माइनस ए n माइनस 2 प्लस 1, यानी कि b माइनस ए अपॉन 3। ये मेरा क्या निकल गया? d का वैल्यू। a2 निकालना था तो n की जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? 2। अब d पता चल गया, अब उसको उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो a2 इज इक्वल टू, a मेरा क्या है? a जो भी हो, a प्लस n मेरा क्या है? 2 टाइम्स b माइनस ए बाई 3, b माइनस ए बाई 3। ये मेरा सेकंड अरिथमेटिक मीन निकल गया। तो ये चीज समझे कि n अरिथमेटिक मीन को अगर हम लोग को इंसर्ट करना हो किसी भी दो नंबर्स के बीच में जो कि एपी में हो, तो उसका तरीका कैसे होता है? पहले उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? लास्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो टर्म है, उसको माइनस करके जिस टर्म का अरिथमेटिक मीन निकालना है उस टर्म के n को एक ऐड करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद a प्लस एन डी वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आपका अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। अब अगर प्रॉपर्टीज में केवल 4 प्रॉपर्टी है कि अगर a1, a2, a3 डॉट 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 an, अगर ये वाला मेरा पूरा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर मेरा एपी में है, ये सीक्वेंस किस में है? एपी में है, और k कोई एक नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है, यानी k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी नंबर है, तो चाहे पॉजिटिव हो, यानी चाहे अगर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, चारों केस में एपी फॉर्म होगा। यानी a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के, ये सब मेरा किस में रहेगा? एपी में। सिमिलरली a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के, ये सब भी मेरा किस में रहेगा? एपी में रहेगा। a1 इंटू के, a2 इंटू के, a3 इंटू के, ये भी मेरा किस में रहेगा? एपी में रहेगा। और a1 अपॉन के, a2 अपॉन के और a3 अपॉन के, ये भी मेरा किस में रहेगा? एपी में रहेगा। यानी एडिशन के केस में भी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी, मल्टीप्लिकेशन के भी केस में भी, और डिवीजन के केस में, चारों केस में मेरा जो टर्म्स रहेंगे वो किस में रहेंगे? एपी में रहेंगे। यही होता है एपी का प्रॉपर्टी।
अब जीपी को समझते हैं। जैसे एपी में हम लोग जनरल टर्म क्या पढ़े थे, एपी में पहले जनरल टर्म बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग जनरल टर्म पढ़े थे एपी में। अब सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जनरल टर्म होगा, ये हो गया मेरा जनरल टर्म, पहले जनरल टर्म या स्टैंडर्ड टर्म, ये किसका है, एपी का, ये एपी का जनरल टर्म है। जीपी का जनरल टर्म को बस क्या करना है कि ए को एज इट इज लिखेंगे, ए को एज इट इज लिखेंगे। जहां एपी में कॉमन डिफरेंस होता था वहीं यहाँ पे क्या जाता है, कॉमन रेशियो, यहाँ पे क्या जाता है, कॉमन रेशियो, जिसको कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो n माइनस वन है, n माइनस वन, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाता है मेरा जनरल टर्म ऑफ एन जीपी, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म मेरा क्या होगा, ऐसा होगा, यानी टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, जनरल टर्म ऑफ जीपी। किसी भी जीपी का जनरल टर्म निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे। तो उसके बाद अगर लास्ट से निकालना हो, यानी एन टर्म फ्रॉम लास्ट, एन टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो हो जाता है एल टाइम्स आर एन माइनस वन, यहाँ पे ये, यानी एन टर्म जो है अगर हमको लास्ट से निकालना हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म, ये मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। आर मेरा, आर क्या है यहाँ पे, ये आर क्या है, आर है मेरा कॉमन रेशियो, आर क्या है, कॉमन रेशियो। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसमें होता है कॉमन रेशियो। तो समझ में बात है। अगर लास्ट टर्म से हमको एन का वैल्यू निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे हम लोग पढ़े थे एपी में कि 3 नंबर्स एपी में होते हैं, 2 नंबर्स एपी में होते हैं, 4 नंबर 5 नंबर एपी में होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे अगर मेरा 3 नंबर्स अगर एपी में होगा, 3 नंबर एपी में होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं ए बाई आर, ए आर, ठीक। अगर 4 नंबर्स एपी में होंगे तो इसको लिखते हैं ए बाई आर क्यूब इंटू ए बाई आर इंटू ए आर का क्यूब, ऐसे। फिर अगर 5 नंबर्स अगर एपी में होंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर। तो 3 नंबर्स अगर एपी में होंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। 4 नंबर्स अगर जीपी में होंगे, सॉरी एपी नहीं जीपी, 3 नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो ऐसे लिखेंगे, 4 नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो ऐसे, फिर 5 नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो ऐसे लिखेंगे। एपी में जैसे हम लोग n टर्म का सम निकालते थे, सिमिलरली जीपी में जब हम लोग को n टर्म का, इसका n टर्म का सम निकालना होगा जीपी में, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर एन, और ए आर एन माइनस 1 बाई आर एन माइनस 1। जो फॉर्मूला लगाना है लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो, जब भी कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा आए, r इज लेस देन 1, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला। अगर r का वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा है, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये, r का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये। हालांकि दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो चाहे ये वाला लगाएं या ये वाला, ये कंडीशन ही पता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंडीशन। अगर इसमें कोई भी एक फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वो अपने आप उसको सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन एक जनरल कंडीशन के लिए कि अगर r का वैल्यू यानी रेशियो, कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो तो उस केस में ये वाला लगता है, और कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो ये वाला लगाएंगे। हालांकि जो मन करे वो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ l, जीपी समझ में आ गया। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि जीपी में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है जीपी का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अगर ये सारे टर्म्स मेरे किस में है, जीपी में है, अगर ये सारे टर्म्स क्या है, जीपी में है, तो 1 बाई ए आर 1 बाई ए आर का होल स्क्वायर 1 बाई ए आर का होल क्यूब, ये सारे टर्म भी मेरे किस में होंगे, जीपी में होंगे, पहली चीज। दूसरा चीज के टाइम्स ए आर स्क्वायर और के टाइम्स ए आर का क्यूब, ये सारे टर्म भी मेरे किस में होंगे, जीपी में होंगे। जहाँ पे के क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, यानी के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद के बाई ए आर का स्क्वायर
और k बाई ए आर का क्यूब, ये सारे भी मेरे किस में होंगे, जीपी में होंगे। फिर ए पे पावर के, ए आर होल पे पावर के, ए आर स्क्वायर पे पावर के और ए आर क्यूब होल पे पावर के, ये सारे टर्म भी मेरे किस में होंगे, जीपी में होंगे। यानी ये सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, जीपी की। ये सारा किसका प्रॉपर्टी है, जीपी का प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ते थे उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। ज्योमेट्रिक मीन जैसे अगर ए बी, अगर ए और बी, यहाँ पे जी कर देते हैं क्योंकि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन है, तो ए जी बी, अगर ए जी बी मेरा किसमें है, जीपी में है। अगर ए जी बी मेरा किसमें है, जीपी में है, तो मेरा जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, जहाँ पे ये जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। दो पॉजिटिव नंबर्स, जब ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर 1, अगर ज्योमेट्रिक मीन जो है दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, यानी प्लस ए और प्लस बी, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दो निगेटिव नंबर के बीच में मेरा ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये भी मेरा कैसा होगा, निगेटिव। अगर दो निगेटिव नंबर के बीच में मेरा ज्योमेट्रिक मीन है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन तीसरा कंडीशन, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, अगर एक नंबर मेरा कैसा हो, पॉजिटिव हो और एक नंबर कैसा हो, निगेटिव हो, तो उस केस में मेरा ये ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में ज्योमेट्रिक मीन मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एपी में हम लोग पढ़ते थे जैसे एन अर्थमेटिक मीन को अगर इंसर्ट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताए, डी पहले उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो उसके बाद सेपरेटली जिस अर्थमेटिक मीन जो हम लोग को चाहिए होता है उस पर डाल के उसका निकालते हैं। उसी तरीके से अगर हमको एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू बी बाई ए 1 बाई एन प्लस 1, r इज इक्वल टू बी बाई ए 1 बाई एन प्लस 1, जहाँ r क्या होता है, मेरा कॉमन रेशियो होता है। r क्या होता है, मेरा कॉमन रेशियो होता है। और b बाई ए मेरा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन टू नंबर्स। और n तो हम लोग जान रहे हैं, जिसका हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, यानी जिसका हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो। जैसे अब ये तो हमको पता चल गया, जैसे अर्थमेटिक मीन में हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताए थे b माइनस ए एन प्लस 1। सिमिलरली कॉमन रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, जैसे अगर पहला निकालना है तो इसका हो जाएगा ए आर, इसका क्या हो जाएगा, ए आर। दूसरा निकालना है तो ए आर स्क्वायर, तीसरा निकालना है तो ए आर क्यूब। समझ में बात आ रही है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, उस r के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और जी ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सारे ये जो है ये मेरा क्या हो गया, n का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया, n का वैल्यू। अब यहाँ से r पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म पता रहता है, यानी a g1 g2 और b। अगर ये चार टर्म मेरे किस में है, जीपी में है, तो a हमको पता रहेगा, b हमको पता रहेगा। अगर g1 पूछा तो वो निकाल सकते हैं इससे, g2 पूछा तो इससे वो निकल सकता है। अगर इनफाइनाइट सीरीज है, यानी इनफाइनाइट अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका अगर सम निकालना हो, जैसे बहुत सारे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उसका सम कैसे निकालते हैं, तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, a बाई 1 माइनस r, जहाँ पे a क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म होता है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है।